हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक नया लेक्चर लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी इस चैप्टर में किंगडम मोनेरा को डिस्कस कर रहे हैं और आपको ये अच्छे से पता है कि किंगडम मोनेरा का रिप्रेजेंटेटिव बैक्टीरिया है। तो हमने इस किंगडम की शुरुआत बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को समझने के साथ की है और इस सीरीज़ में अब तक हम लोग बैक्टीरियल सेल के एनवलप को डिस्कस कर चुके हैं। एनवलप का मतलब बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो लेयर्स हैं उसे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं। उसके जस्ट अंदर की लेयर है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं और इसके साइटोप्लाज्म को यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसे जो एनक्लोज करने वाली लेयर है, उसे जस्ट एनक्लोज करने वाली जो लेयर है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इन तीनों मेम्ब्रेन को हम डिस्कस कर चुके हैं, इन तीनों लेयर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इनफैक्ट। साथ ही हम बैक्टीरियल सेल अपेंडेजेस को भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी वो स्ट्रक्चर्स जो सेल के बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि फ्लैजिला, फिम्ब्रे और पिलाई होते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर के डिस्कशन के बाद आज के लेक्चर में हम कुछ और नए स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं। मुझे पता है आप सब बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आज के स्ट्रक्चर्स को समझना चाहते हैं और उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आज के पहले स्ट्रक्चर को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं, जो कि मीजोजोम है। मीजोजोम क्या है, ये समझने के लिए और इजीली समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस टर्म को दो वर्ड्स में ब्रेक करना चाहिए। वो दो वर्ड्स हैं, पहला मीजो और दूसरा जोम्स। तो मीजो मीन्स होता है मिडल या सेंटर या फिर इन बिटवीन। एंड जो टर्म है जोम, ये एक्चुअली में आता है एक वर्ड से, दैट इज जोमास। और इस जोमास वर्ड का मीनिंग होता है बॉडी और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुमको एग्जैक्टली मीजोजोम्स क्या होते हैं वो समझा देता हूं और फिर समझाता हूं कि ये मीजोजोम्स इन्हें क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे थे, उसको समझ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, वो जगह जगह पर फोल्ड्स होती है, अंदर की तरफ फोल्डेड होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इसी एक्सटेंशंस को, इसी इन फोल्ड्स को हम लोग मीजोजोम्स बोलते हैं। तो what exactly is mesosome is, it is infold or extension of cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के ही इनफोल्ड या एक्सटेंशन को हम लोग मीजोजोम बोलते हैं। अब ये जो एक्सटेंशन होता है, सो ये दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ, यानी अगर मैं बोलूं
ये जो एक्सटेंशंस हैं अंदर की तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड कर रही है, फोल्ड हो रही है, वो किस तरह से फोल्डेड है, यानी किस पर्टिकुलर शेप में फोल्डेड है। तो ये जो एक्सटेंशंस हैं ये किन फॉर्म में हो सकते हैं शेप के बेसिस पे, तो दे कैन बी फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। तो जब मैं वेसिकल बोल रहा हूं तो इसका मीनिंग है समवॉट सर्कुलर, ठीक है। इसकी सेल मेम्ब्रेन फोल्डेड हो सकती है लैमेला के फॉर्म में। जब मैं लैमेला बोल रहा हूं तो मेरा मतलब क्या है, शीट्स के जैसे फोल्डेड हो सकती है, यानी एक शीट उसके ऊपर एक और शीट उसके ऊपर एक और शीट ऐसे फोल्डेड हो सकती है, या फिर ये फोल्डेड हो सकती है सिंपली ट्यूबुलर फॉर्म में, ट्यूब्स के फॉर्म में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ठीक है। तो मीजोजोम क्या है, अगर हम लिटरली समझना चाहें, डेफिनेशन वाइज समझना चाहें, तो दीज आर इनफोल्ड्स और एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ, किस शेप में वो अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है उसके बेसिस पे, अगर सर्कुलर शेप में फोल्ड हुआ है तो वेसिकल बोल सकते हैं कि भाई वेसिकुलर फॉर्म में एक्सटेंड हुआ है अंदर। इट कैन एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, तो लैमिलर फॉर्म में एक्सटेंड हुआ है। इट कैन एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल ट्यूब, तो उसे हम ट्यूबुलर फॉर्म में एक्सटेंड हुआ ऐसे बोल सकते हैं। तो जो इनफोल्ड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, उन्हीं को मीजोजोम कहा जाता है, और जो एक्सटेंशंस हैं, जो इनफोल्ड्स हैं, वो अलग अलग फॉर्म में एक्सटेंड होते हैं। वे कहीं वेसिकल के फॉर्म में एक्सटेंड हुए होंगे, कहीं लैमिला के यानी शीट्स के फॉर्म में, कहीं ट्यूब के फॉर्म में एक्सटेंड हुए होंगे। अब नाम मीजोजोम क्यों पड़ा, है ना। देखो, जब शुरुआत में साइंटिस्ट लोगों ने माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को देखा होगा, तो उन्होंने क्या पाया होगा, उन्होंने देखा होगा कि जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो सेंटर में बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ फोल्ड है, और ये फोल्ड साइटोप्लाज्म में काफ़ी अंदर की तरफ गए हैं, ठीक है। तो शुरुआत में तो उनको ये प्रोमिनेंट फोल्ड सेंटर में ही दिखा होगा, तो इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया, मीजोजोम। आइए आप खुद ही देख लीजिए। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेंटर में देखो कितनी ज़्यादा फोल्डेड है ना, सेंटर में कितनी ज़्यादा फोल्डेड है अंदर की तरफ। और क्योंकि सेंटर वाले फोल्ड्स बहुत प्रोमिनेंट हैं, है ना, मिडिल वाले पोर्शन में जो फोल्ड्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हैं, इसीलिए इन फोल्ड्स को जो पर्टिकुलर नाम दिया गया था शुरुआत से ही, वो था मीजोजोम। हालांकि फोल्ड्स आप देख पाएंगे सेंटर में ही नहीं, और भी जगहों पर हैं, ठीक। तो इसी वजह से इसको शुरुआत में नाम दिया गया मीजोजोम। लेकिन अभी हम ऐसा बोल सकते हैं, हाँ, नाम क्यों दिया गया मीजोजोम, तो यहां पे भी हम अपन मेंशन कर दें कि दीज फोल्ड्स आर मोर प्रोमिनेंट मतलब एकदम क्लियर है, एट द सेंटर। तो ये फोल्ड्स सेंटर में एकदम प्रोमिनेंट होते हैं, क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फोल्ड सिर्फ सेंटर में होते हैं, फोल्ड्स सेंटर के अलावा भी कई जगहों पर होते हैं। तो इस वजह से अब मीजोजोम्स को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, टाइप्स ऑफ मीजोजोम। तो बेसिकली मीजोजोम्स को अब दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक जो सेंटर में है उसे बोला जाता है सेंट्रल मीजोजोम, तो सेंटर वाले को सेंट्रल मीजोजोम, और उसके अलावा जो भी है उनको बोला जाता है फिर पेरीफेरल मीजोजोम। पेरीफेरल
मीजोजोम। सेंटर के अलावा कहीं और हैं तो उनको बोला जाएगा फिर पेरीफेरल मीजोजोम। क्लियर? अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कि ये जो अपने सेंट्रल मीजोजोम्स हैं ये कितनी ज़्यादा एक्सटेंसिवली फोल्डेड हैं और एकदम साइटोप्लाज्म में अंदर ही घुसे हुए हैं। ठीक है, और ये जो मैंने बनाया हुआ है ये एक्चुअली में बैक्टीरियल सेल का डीएनए है। इट इज एक्चुअली बैक्टीरियल डीएनए। तो आप क्या देख रहे हैं, जो सेंट्रल मीजोजोम है वो इस बैक्टीरियल डीएनए को भी अपने साथ अटैच किए हुए है, उसके साथ एसोसिएटेड है ये बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, इसका रीजन है, आप सोचो, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में आपको पता है कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो न्यूक्लियस नहीं है का मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर जब न्यूक्लियस है तो क्या है उसका फंक्शन कि वो हमारे डीएनए को उसी न्यूक्लियस के अंदर पैक किया जाता है और वो फिर उसी के अंदर अपनी सभी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है ना, और वो सेल में इधर उधर कहीं और नहीं जा सकता, उसी न्यूक्लियस के अंदर उसको छुपा के अच्छे से रखा जाता है। लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ऐसा हुआ क्या कि बैक्टीरिया का डीएनए वो साइटोप्लाज्म में कहीं भी इधर उधर चला जाएगा? तो नहीं, इसका भी इंतजाम किया हुआ है बैक्टीरिया ने। कैसे किया हुआ है कि उसका जो डीएनए है वो उसके मीजोजोम यानी सेंट्रल मीजोजोम के साथ एसोसिएट रहता है और वो उसको अपने प्लेस में ही रखता है। ठीक है, मीजोजोम बैक्टीरियल डीएनए को अपने प्लेस में ही रखता है। ठीक, और जब, ध्यान सुनिएगा, जब क्या होगा, बैक्टीरिया बाइनरी फिजन परफॉर्म करेगा, यानी एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर दो बैक्टीरिया में स्प्लिट करेगा, उस समय पर, ध्यान सुनिएगा, उस समय पर बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो अपनी एग्जैक्टली एक और कॉपी बना लेता है। ठीक है, जब इस एक बैक्टीरिया को दो में स्प्लिट होना है उस टाइम में बैक्टीरियल डीएनए अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी, एक फोटोकॉपी और बना लेता है। ठीक है, और वो बनाने के बाद उस बैक्टीरियल डीएनए का एक हिस्सा इस तरफ रह जाएगा और दूसरा हिस्सा दूसरे बैक्टीरिया के पास आ जाएगा, यानी दूसरे सेल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम अच्छे से हो पाए उसमें मीजोजोम एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो मीजोजोम एक बड़ा रोल प्ले करता है कि इसमें बैक्टीरियल डीएनए के रेप्लिकेशन का मतलब है उसकी एक और कॉपी बनाने में भी करता है। ठीक है, साथ में जब बैक्टीरिया स्प्लिट कर रहा होगा तो यही मीजोजोम उसको, जो सेंट्रल मीजोजोम है वो उसको इक्वली डिवाइड करने में हेल्प भी करेगा। भाई सेंटर में है तो इक्वली एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में जब स्प्लिट होगा बाइनरी फिशन के टाइम पे तो इक्वली स्प्लिट हो पाए, ये भी इंश्योर करने का काम किसका होता है, सेंट्रल मीजोजोम का ही होता है। ठीक, तो ये एक हमने सेंट्रल मीजोजोम को यहाँ पे देखा और उसका कुछ फंक्शन भी अपने को समझ में आया। तो जो हम सेंट्रल मीजोजोम बोल रहे हैं इसका फंक्शन क्या होगा, यानी पहले तो क्या होंगे भाई, ये सेंटर पे लोकेटेड है। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है, सेंट्रल मीजोजोम जो है उसका फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए जब अपनी एग्जैक्ट एक कॉपी और बना ले अपने ही जैसी तो उसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो हाल, क्योंकि आपको पता है कि जो सेंट्रल मीजोजोम है वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ एसोसिएटेड है, उसे पकड़े हुए हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन बहुत अच्छे से हो पाता है इनकी वजह से। तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये हेल्प करते हैं। और दूसरा किस में हेल्प करते हैं, ये बाइनरी फिजन के टाइम पे इक्वल स्प्लिटिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल इनटू टू। बैक्टीरियल सेल बाइनरी फिजन के टाइम में दो बैक्टीरिया में स्प्लिट होते हैं, तो उस समय पर जो दोनों बैक्टीरिया हैं वो इक्वल साइज के हों, उसमें एक बड़ी हेल्प करता है कौन, मीजोजोम, सेंट्रल मीजोजोम। तो ऑल्सो हेल्प इन
सेल डिवीजन ड्यूरिंग बाइनरी डिवीजन। तो बाइनरी डिवीजन के टाइम पे जो 2 सेल में डिवाइड होने वाला है बैक्टीरिया, उसमें भी एक बड़ी हेल्प करता है अपना सेंट्रल मेसोसोम। अब पेरीफेरल मेसोसोम्स क्या होते हैं, है ना। तो देखो, जब हम यहां पे देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि सेंट्रल मेसोसोम जो कि ये है, सेंट्रल मेसोसोम जो कि ये है, इसके अलावा भी और जो इनफोल्ड्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल मेसोसोम्स बोलते हैं। तो ये अपने पेरीफेरल मेसोसोम्स होते हैं। ये अपने पेरीफेरल मेसोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब इन पेरीफेरल मेसोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। तो देखो, इन पेरीफेरल मेसोसोम का फंक्शन क्या है वो मैं तुमको बताता हूं, तुम्हें बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इनफैक्ट बताता हूं, देखिए मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन कि यार ये बताओ कि हम जो काम कर रहे हैं, है ना, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस सब के लिए हमको रिक्वायर होती है क्या, एनर्जी। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एनर्जी हमें मिलती है अपने खाने से। तो खाना खाते ही एनर्जी नहीं मिलती है, जब हमारे फूड का रेस्पिरेशन होता है, यानी जो खाना हम खा लेते हैं वो खाना पूरा डाइजेस्ट होने के बाद जब उसका रेस्पिरेशन होता है हमारे सेल्स के अंदर जा कर के, ठीक है, तो उस रेस्पिरेशन के बाद हमको मिलती है एनर्जी। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये कौन करता है, ये करता है हमारे सेल में प्रेजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है, आपको पहले से पता है ये चीज, ठीक है। और बैक्टीरिया हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। तो बताओ रेस्पिरेशन इसमें नहीं होगा क्या, तो 100% है, रेस्पिरेशन तो होना ही है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ पे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको पहले ही चैप्टर में बता चुका हूं मैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ में, उन सब को अगर एनर्जी बनानी है तो एक ही प्रोसेस है, वो है रेस्पिरेशन। और यही एनर्जी जो रेस्पिरेशन में रिलीज होती है, यही एनर्जी हम या कोई भी सेल इस्तेमाल कर पाता है अपने लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, अपने एक्टिव प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो जब प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो उसमें रेस्पिरेशन कहां पे होगा, ठीक है, तो उसमें रेस्पिरेशन होगा उसके पेरीफेरल मेसोसोम्स में, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो पेरीफेरल मेसोसोम है ये साइट रहती है इसकी रेस्पिरेशन के लिए, ये हेल्प करता है इसके रेस्पिरेशन में, पेरीफेरल मेसोसोम। दूसरा, आप एक बात बताओ, ध्यान सुनिएगा कि ये जो सेल वॉल है ना, हमने जब डिस्कस किया तो हमें पता था कि जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन नाम के केमिकल कंपाउंड से बनी होती है ना। और पेप्टाइडोग्लाइकन इटसेल्फ इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बना होता है किससे, जो बना होता है अपना नाम से, नाग से, यानी एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इन सब से और अमाइन ग्रुप से बना होता है ना। तो वो केमिकल कहाँ से आते हैं, वो केमिकल कहाँ से आते हैं, तो वो केमिकल्स भी जो होते हैं जो सेल वॉल बनाते हैं, वो केमिकल्स भी पेरीफेरल मेसोसोम्स में ही सिंथेसाइज होते हैं, वो पेरीफेरल मेसोसोम्स में ही बनते हैं और यहां से बनने के बाद सेक्रीट होते हैं बाहर की तरफ और इकट्ठा होते जाते हैं और क्या बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है। तो इसका मतलब है जो हमारे पेरीफेरल मेसोसोम्स हैं बैक्टीरिया के, वो रेस्पिरेशन में तो हेल्प करती ही हैं, साथ ही वो सेल वॉल भी सेक्रीट करते हैं, यानी सेल वॉल भी बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम मेसोसोम्स क्या हैं वो समझ पाए, कितने टाइप के हैं वो समझ पाए और उनका फंक्शन क्या है ये भी समझ पाए, है ना। तो अभी जस्ट हमने क्या समझा, अभी जस्ट हमने समझा कि
कि जो पेरिफेरल मेसोसोम्स हैं वो कहाँ पे हैं, क्या है और उनका फंक्शन क्या है। तो हमें पता चला कि उनका एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेस्पिरेशन करना और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल वॉल के जो केमिकल है उसको सेक्रीट करें। और जब सेल वॉल के केमिकल सेक्रीट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो केमिकल जब इकट्ठा होंगे तो क्या बनेगी, सेल वॉल बनेगी। तो वी कैन से दे हेल्प इन द सेक्रीशन और फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो इन सभी अगर फंक्शंस को हम कंबाइन करें तो हम कह पाएंगे ये सारे फंक्शंस मेसोसोम्स के फंक्शन हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे मैंने डायरेक्टली तुमको बताया है कि मेसोसोम क्या है, वो जो पिछले हमने डिस्कस किया है उसे मैंने यहाँ पे समअप करने की कोशिश करी है। तो देखिए क्या है, मेसोसोम्स आर सिंपली इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सिंपली क्या है, दे आर इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, एंड ऐसा हम इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोलते हैं, ऐसा हम इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोलते हैं कि जैसे ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करेंगे तो ये फोल्ड जो है वो गायब हो जाएंगे और हमें सेल में मेसोसोम्स नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, दे डिसअपीयर व्हेन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच्ड। तो जैसे ही मेम्ब्रेन को हम स्ट्रेच करेंगे ये फोल्ड जो है वो गायब हो जाएंगे। देन सेकेंड पॉइंट, मेसोसोम्स कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो जो मेसोसोम्स हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए जो जरूरी एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ध्यान दो यहां पर कि जो रेस्पिरेशन है वो केमिकली उसे हम कैसे बोलते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज एग्जैक्टली ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और ध्यान रखेंगे जो ब्रेकडाउन वाली रिएक्शंस रहती हैं, केमिकली जो ब्रेकडाउन की रिएक्शंस रहती हैं, दे आर एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो हम रेस्पिरेशन को ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन को हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑक्सीडेशन को करने के लिए जो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन परफॉर्म करने के लिए जो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडेसिस। उन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेसिस। याद रखें, बहुत सिंपल तरीका एक आपको बताता हूं कि ज्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं उनका नेम लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक, जो यहां पे इस्तेमाल हो रहा है वो वाला आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वो ये है कि भाई वो एंजाइम किस तरह की रिएक्शन कर रहा है, उस रिएक्शन का नेम लिखो प्लस आगे लगा दो एज, ASE। तो अगर कोई एंजाइम ऑक्सीडेशन कर रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेज हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर बताओ कोई एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल कर रहा है या एडिशन कर रहा है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल कर रहा है फॉर एग्जांपल मानो, ठीक है, तो उसे कैसे बोल दोगे, है ना, डी कार्बोक्सिलेज। डी मींस रिमूवल, कार्बन का कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है तो कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, तो डी कार्बोक्सिलेशन यानी डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो ऐसे ही हम लोग जनरली एक तरीका होता है किसी एंजाइम को नेम करने का कि वो कौन सी रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, साथ में एस लगा दो, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देख पाते हैं कि ये मेसोसोम्स रेस्पिरेशन में पार्ट ले लेते हैं। अच्छा, हमें पता है रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है ना, और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन आपको पता है कि वो बिना एंजाइम के नहीं हो सकती है ना। हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन को होने के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड है ना। अब वो बायोकेमिकल रिएक्शन, एक बायोकेमिकल रिएक्शन रेस्पिरेशन भी है। मेसोसोम्स रेस्पिरेशन कर पाते हैं, तो क्यों कर पाते हैं? इसका सीधा जवाब यह है कि उनमें रेस्पिरेशन को परफॉर्म करवाने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए वो रेस्पिरेशन कर पाते हैं, ठीक। और रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, तो 100% उनमें
फूड को ऑक्सीडाइज करने वाले एंजाइम प्रेजेंट हैं, और ऑक्सीडेशन में पार्ट लेने वाले एंजाइम्स ऑक्सीडेज होते हैं। तो इसका मतलब है कि मेसोसोम्स कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लाइक ऑक्सीडेसेस एंड हेंस दे हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑफ फूड। ठीक है, देन क्योंकि ये फंक्शन रेस्पिरेशन का हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, बट ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इनको हम रिगार्ड कर सकते हैं एज माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल। क्लियर? तो जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा उसको हम समअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या क्या फंक्शंस हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेसोसोम्स आर प्रेजेंट एट द मिड पॉइंट, सो दे हेल्प इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल ड्यूरिंग बाइनरी डिवीजन। न्यूक्लियर मटेरियल से ज्यादा अच्छे से इसको हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। तो डीएनए के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि डीएनए के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। दूसरा, हेल्प इन सेक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें कौन से स्पेसिफिक मेसोसोम पार्ट लेते हैं, तो ये पेरिफेरल मेसोसोम का स्पेसिफिक फंक्शन है, हम बोल सकते हैं। है ना? देन मेसोसोम पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जब बाइनरी डिवीजन हो रहा होता है तो मेसोसोम, जो सेंट्रल मेसोसोम्स हैं, वो डीपली इन्वेजिनेट हो जाते हैं और बीच में एक सेपरेशन जैसा बना लेंगे, जहां से ये बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में इक्वली डिवाइड कर पाए। तो ये जो पोर्शन है, ये इसे बोलेंगे हम सेप्टा। सेप्टा जो टर्म है वो कहां से आता है, सेपरेशन का शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहां पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे आगे। अब मेरे पास डिस्कस करने के लिए जो सेल स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियोइड एंड बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड को तो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे समझने की कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, है ना? क्योंकि अभी तक हमने जेनेटिक मटेरियल क्या है वो बहुत ज्यादा कहीं पर डिस्कस किया नहीं है ना? तो एक छोटा सा फील लेने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल होता क्या है ना? इसका एक फील लेने की कोशिश करते हैं पहले। हालांकि ये पूरी तरीके से अभी समझा पाना और समझ पाना अपने लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये ग्रेजुअली इसके बारे में 12th तक पढ़ते जाते हैं और फिर 12th में इसको थरोली हम लोग समझ लेते हैं इन अवर जेनेटिक्स पार्ट। तो एक अच्छे तरीके से अभी इसको हम समझने के लिए कैसे समझें, देखो, तो व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? हम जैसे दिख रहे हैं, हमारे बॉडी का एक एक पार्ट जैसा दिख रहा है, हमारा बिहेवियर जैसा है, हमारे हेयर कलर कैसा है, हम किस तरह से बोल रहे हैं, हमारी हाइट कितनी है, ईच एंड एवरी करेक्टर, ईच एंड एवरी फिजिकल फीचर, ईच एंड एवरी इंटरनल करेक्टर, ईच एंड एवरी थिंग that is present in our body is the result या is the product of our genetic material। समझ पा रहे हो? हमारे बॉडी का हर एक फीचर हमारे जेनेटिक मटेरियल से ही एक्सप्रेस होकर के आता है। ठीक, तो व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? इट इज अ केमिकल, या वी कैन से there are certain molecules which express and provide characters to the cell
या बॉडी। ठीक है, तो अभी के लिए अपन इतना समझ लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि भाई तुम केमिकल तो बोल रहे हो, बट एग्जैक्टली वो केमिकल क्या है? क्या वो कोई एसिड है, क्या वो कोई अल्कोहल है, व्हाट इट इज? तो ये स्पेशल केमिकल्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में दो केमिकल्स का नाम मैं आपको बताऊंगा। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। आई होप आपको इन दोनों का जो फुल फॉर्म है वो प्रेजेंट पता है। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज ओनली राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को बोला जाता है कि भाई ये अभी जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हाँ, वायरस में कुछ वायरस में है, ठीक है, बट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज यूनिवर्सल genetic material, it is universal genetic material in all living organism, है ना। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी अनडाउटेडली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा लीजिए तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, ठीक है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल अभी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। हाँ, कुछ वायरस हैं जिनमें उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, यानी कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं वो आरएनए की वजह से हैं, आरएनए की देन है। और ऐसा एक खतरनाक वायरस है कोरोना वायरस जो अभी फैला हुआ है, ठीक है। अब वापस आते हैं और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया में भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और उसमें भी डीएनए ही उसका जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर। अब यहां पर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि यूजुअली इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो उसका डीएनए होता है वो एक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेली के अंदर कैद होता है, स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेली के अंदर बंद होता है। और उस स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेलीज को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, तो अगर मैं एक यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, जैसे जो एडवांस सेल होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड एक बॉक्स बोल सकते हैं कॉमन एकदम उसमें उसको, तो उसे हम लोग यहां पे बोलते हैं न्यूक्लियस। तो स्पेसिफिकली उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में उसका जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है यहां पे तो न्यूक्लियस है नहीं, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल जो है यहां पे तो न्यूक्लियस है नहीं, तो इसका जेनेटिक मटेरियल कहां होगा? तो वो प्लेस, हाँ, तो इसका जेनेटिक मटेरियल इसके साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा हुआ होगा। तो इसका जेनेटिक मटेरियल इसके साइटोप्लाज्म में एक फिक्स जगह पे प्रेजेंट है और उस फिक्स जगह को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फॉल्स न्यूक्लियस। क्लियर। थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं यहां पे। तो देखिए अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम न्यूक्लियोइड टर्म को ले पाएं और उसको डिफाइन कर पाएं। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको?
कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ प्लेस इन द साइटोप्लाज्म of bacteria where its genetic material is located। तो ये बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में वो जगह है जहां पे उसका जेनेटिक मटेरियल लोकेटेड होता है। ठीक है, और उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? उसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। ये भी क्लियर है आपको, है ना? अब बताओ कि ये जो न्यूक्लियोइड है इसकी पोजीशन क्या होगी? क्या ये किनारे होगा, क्या ये सेंटर में होगा, कहां होगा? थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप याद कर पाएंगे कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो सेंट्रल मीजोजोम्स के साथ एसोसिएटेड होता है ना? वो सेंट्रल मीजोजोम के साथ एसोसिएटेड होता है। तो सेंट्रल मीजोजोम की पोजीशन क्या है? सेंटर में है। सेंट्रल मीजोजोम की पोजीशन क्या है? सेंटर में है। तो इस बैक्टीरियल डीएनए की पोजीशन क्या होगी? नियर द सेंटर। एग्जैक्टली सेंटर में तो नहीं होगी, नियर द सेंटर होगी, है ना? तो जो न्यूक्लियोइड है उसकी पोजीशन भी वही है, क्योंकि न्यूक्लियोइड एग्जैक्टली है क्या? न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म में उस जगह को बोला जाता है जिस जगह पे हमें क्या मिलेगा? बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल यानी उसका डीएनए मिलेगा। तो इसकी पोजीशन क्या होगी? तो इट इज लोकेटेड नियर द सेंटर। क्लियर? तो इसकी पोजीशन क्या है? नियर द सेंटर। और इस न्यूक्लियोइड को और क्या क्या नाम से हम जानते हैं? तो इसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव नेम होता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फॉल्स न्यूक्लियस। क्लियर? तो इस तरह से न्यूक्लियोइड क्या है वो हम समझ पाए, है ना? और बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वो डीएनए होता है, ये भी हमको समझ में आ गया। और ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको माने और ये अंदर की तरफ फोल्डेड है और ये है मीजोजोम्स, सेंट्रल मीजोजोम्स, और ये बाकी जगह पे है। ये मेम्ब्रेन बना रहा हूं मैं जो अंदर की तरफ फोल्डेड है। है ना? तो इसी से एसोसिएटेड होता है क्या? बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, इसी से एसोसिएटेड क्या है? बैक्टीरियल डीएनए। तो इसी प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। तो ये इसकी पोजीशन क्या है? सेंटर पे नहीं है, नियर द सेंटर है। क्लियर है इतना? ठीक। चलिए और थोड़ा डिटेल में आपको लेके जाता हूँ तो आपको मज़ा आएगा फिर पढ़ने में इस चीज़ को कि भाई क्या है ये एग्जैक्टली। देखो थोड़ा सा और क्लोज जाओ और समझने की कोशिश करो कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल की। देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो बैक्टीरियल डीएनए है ये अगर इन लीनियर फॉर्म
इट इज वेरी लॉन्ग एंड हेलिकली कॉइल्ड। तो अगर लीनियर फॉर्म में तुम इसको देखने की कोशिश करोगे तो ये बहुत लंबा रहेगा इस तरह से, ठीक है। ये इसका एक स्ट्रैंड रहता है और ये दूसरा स्ट्रैंड। लीनियर फॉर्म में देखने की कोशिश करोगे तो बहुत लेंदी है, इतना लेंदी है कि वो लीनियर फॉर्म में इस बैक्टीरिया के अंदर नहीं आ सकता, ठीक। तो इस वजह से क्या होता है कि भाई उसे इस बैक्टीरिया के अंदर अगर इस छोटी सी जगह में पैक होना है, मैं आपको एक लंबा सा थ्रेड दूं, बोलूं कि भाई छोटी सी जगह में उसको रखो, तो कैसे रखोगे? उसे कॉइल कर दोगे, ठीक है। तो उसे कॉइल करना पड़ता है। तो इट इज present in the highly coiled form inside the bacteria। तो बैक्टीरिया के अंदर ये हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है और सर्कुलर है, यानी स्ट्रेट नहीं है, लीनियर नहीं है, सर्कुलर है, रफली सर्कुलर है हम बोल सकते हैं, ठीक। और कहीं पे तुमको ना उसके छोर नहीं दिखाई देंगे, कहीं पे तुमको उसको ये छोर ऐसे खुले, जैसे यहां एक दिख रहा है, यहां पे एक दिख रहा है, तो ऐसे छोर नहीं दिखाई देते उसके, तो बोलते हैं कि भाई वो क्लोज्ड है, ठीक। तो बैक्टीरियल डीएनए को मैं ऐसे लिखता हूं शॉर्ट में, सीसीडी है ये, इट इज ट्रिपल सीडी है, सॉरी ट्रिपल सीडी है ये। इट इज क्लोज्ड, यानी उसका कोई भी एंड खाली नहीं दिखाई दे रहा है। इट इज सर्कुलर, इट इज सर्कुलर एंड इट इज क्वाइल्ड। क्लोज्ड, सर्कुलर एंड क्वाइल्ड होता है ये। इट इज क्लोज्ड, सर्कुलर एंड क्वाइल्ड। क्लोज्ड, सर्कुलर एंड क्वाइल्ड, यानी ट्रिपल सी डी। डी मीन्स डीएनए, ट्रिपल सी डीएनए है ये। क्लोज्ड, सर्कुलर एंड क्वाइल्ड डीएनए होता है बैक्टीरियल डीएनए, ठीक। अब बैक्टीरियल डीएनए सिर्फ उसके न्यूक्लियोइड में वाला जो प्रेजेंट है, हम उसकी बात अभी कर रहे हैं। इसके अलावा भी बैक्टीरिया में और भी डीएनए प्रेजेंट है, होता है कुछ बैक्टीरिया में, सभी में नहीं, ठीक है। और अगर उस बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा डीएनए है तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड एक बहुत ही खूबसूरत सा डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसका डिस्कशन हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में। और हम कोशिश करेंगे अपने अगले लेक्चर में बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेने की, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बहुत ही ध्यान से आप देखो, इसके बेसिस पे बना के मैं आपको एक अच्छी सी डीपीपी देता हूं, आप उसको सॉल्व करो और फिर हम उस डीपीपी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़िए इसको, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नीट पे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको पूरे इंटरेस्ट के साथ पूरी डिटेल में जाके पढ़िए, ठीक है। क्लियर? तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज करेंगे और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इस जेनेटिक मटेरियल को और ज़्यादा डिटेल में जाके समझने का, और इसके आगे के सेल स्ट्रक्चर जो और बच गए हैं बैक्टीरिया में उन्हें डिस्कस करने का। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।